Hello and welcome back. During election, the deposit made by the candidate shall be returned in the following conditions. जो इलेक्शन लड़ने के टाइम में जो डिपॉजिट जमा करना होता है ना, किस किस कंडीशन में वो उसको रिटर्न कर दिया जाता है. पहला, नॉमिनेशन कैंसिल, जब उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है. दूसरा, विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर, अगर कोई कैंडिडेट अपना कैंडिडेचर को विड्रॉ कर लेता है या डेथ हो जाता है या इलेक्ट हो जाता है. नॉट इलेक्टेड बट सिक्योर्ड मोर देन 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, इलेक्ट नहीं होता है लेकिन अगर 1/6 ऑफ द वोट से ज़्यादा अगर मिल जाता है तो फिर वो उसको रिटर्न कर दिया जाता है. सो ड्यूरिंग इलेक्शन द डिपॉजिट मेड बाय द कैंडिडेट शैल बी रिटर्न इन द फॉलोइंग कंडीशंस: नॉमिनेशन कैंसल्ड, विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर, डेथ, इलेक्टेड, not elected but secured more than 1/6 of the total valid votes. Deposit amount in elections for लोक सभा के लिए 25,000 है और विधानसभा के लिए 10,000. सो डिपॉजिट अमाउंट इन द इलेक्शंस कितना है? लोकसभा के लिए 25,000 है और विधानसभा के लिए 10,000 है. और SC/ST अगर रहेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, 50%, दैट इज़ 12,500 फॉर लोकसभा एंड 5,000 फॉर विधानसभा. Deposit, lost deposit in election. If the candidate gets less than 1/6 of the total valid votes, अगर किसी कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 वोट से अगर कम मिलता है तो उसको बोलते हैं ज़मानत जब्त हो जाना, तो फिर वो अपना डिपॉजिट को लूज़ कर लेता है. अंडर आर्टिकल 148, द कैग ऑफ इंडिया इज़ एन अथॉरिटी which who audits all the receipts and expenditure of the government of India and the state governments including those of the bodies financed by the government. तो अंडर आर्टिकल 148 के तहत जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कैग, वो एक अथॉरिटी होती है जो कि रिसीट्स और एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसका ऑडिट करता है और स्टेट गवर्नमेंट्स का, और साथ ही वैसे बॉडीज़ को जो गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है. द कैग शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन लाइक मैनर ऑन द ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही कैग को रिमूव किया जाता है. तो ये कौन से आर्टिकल से? 148 का ए से. द कैग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर एनी अदर गवर्नमेंट और स्टेट आफ्टर ही हैज़ सीज टू होल्ड हिज ऑफिस. तो जब इसका ऑफिस ख़त्म हो जाता है, उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो एलिजिबल नहीं रहता किसी और फर्दर ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए. तो कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 148 का डी. कन्वेंशन ऑन नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन हैज़ बीन साइंड बाय इंडिया बट नॉट येट रेटिफाइड. इंडिया साइंड द कन्वेंशन ऑन 15 मई 1957. सो कन्वेंशन था एक नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन. देर इज़ अ कन्वेंशन ऑन नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमेन हैज़ बीन साइंड बाय इंडिया. सो इंडिया ने साइन कर दिया लेकिन रेटिफाई नहीं किया है. साइन कब किया था ये कन्वेंशन को? 15 मई 1957 को. 74th अमेंडमेंट डील्स विद द म्यूनसिपैलिटीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़. द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 243I शैल रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़. क्या ये बात सही है? हाँ. जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था वो म्यूनसिपैलिटीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ से डील करता है, और जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 243 का आई में, दैट शैल रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़. The Constitution of India provides for a single citizenship for the whole of India. Every person who was at the commencement of the Constitution 26 January 1950 domiciled in the territory of India and born in India, either of whose parents was born in India या resident of India is greater than equal to 5 years. तो कोई भी अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, ये क्या करता है? सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता है फॉर होल ऑफ इंडिया. सो हर पर्सन, every person who was at the commencement of the constitution domiciled in the territory of India and born in India, या तो अगर इंडिया में बॉर्न लिया है या फिर उसके पेरेंट्स, ईदर ऑफ द पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक पेरेंट अगर इंडिया में का बॉर्न है और रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 years. द कॉन्स्टिट्यूशन 86th Amendment Act 2002 inserted Article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group 6 to 14 years as a fundamental right. So 86th Amendment Act 2002 जो है इसको इंसर्ट किया गया था कौन सा आर्टिकल से? आर्टिकल 21A.
in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right. Right to education is recognized as a human right in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. जो right to education है इसको recognize किया जाता है as a human right in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. See you in the next video. Till then, bye.